नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मणिपुर को लेकर कांग्रेस के निशाने पर आए पीएम मोदी के, तेलंगाना में कांग्रेस को मिलती बढ़त की, बात करेंगे एमपी को लेकर कांग्रेस के एक्शन प्लान से डरी बीजेपी की, राजस्थान में सीएम गहलोत और बीजेपी के बीच छिड़ी जुबानी जंग की, साथ ही जानेंगे क्यों विपक्ष की बैठक से पहले अखिलेश के बयान पर हो रही है सियासत, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पश्चिम बंगाल के मामले की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जगदीश शेट्टार को बनाया उम्मीदवार। विधान परिषद की 3 सीटों के लिए 30 जून को होगा उपचुनाव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, बोले मुस्लिम औरंगजेब के वंशज नहीं, औरंगजेब के हमदर्द कहां से आए, ये संयोग नहीं प्रयोग था। सपा सांसद एसटी हसन का यूसीसी पर बड़ा बयान, कहा बीजेपी कोई भी कानून बना ले, हम शरीयत को ही मानेंगे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 216 अंक फिसलकर 63,168 पर हुआ बंद। निफ्टी 71 अंक गिरकर 18,755 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मणिपुर में जातीय संघर्ष पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी राज्य के कई इलाकों से टकराव की खबरें सामने आई हैं, तो वहीं राज्य में बीजेपी सरकार के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ कई इलाकों में नारे लगे, तो वहीं कांग्रेस ने भी पीएम मोदी को घेर लिया है। मणिपुर केंद्रीय जवानों के हवाले है, सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। रविवार को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान मणिपुर के कई हिस्सों में लोगों ने रेडियो तोड़ दिए। लोगों ने मणिपुर के हालात पर पीएम मोदी की चुप्पी के विरोध में मन की बात कार्यक्रम के दौरान ट्रांजिस्टर तोड़ दिए। इम्फाल और कांगपोकपी से आज भी टकराव की खबरें सामने आई हैं। मणिपुर में 20 जून तक इंटरनेट पर पाबंदी लगी है, और अगर हालात यही बने रहे तो इस पाबंदी को आगे 5 दिन के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस बीच इम्फाल में बने दुनिया के एकमात्र मां मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। 500 साल पुराने इस बाजार में सभी दुकानें महिलाएं चलाती हैं, जहां जबरदस्त भीड़ रहती है, लेकिन अब ग्राहक नहीं दिखाई दे रहे हैं। दुकान चलाने वाली महिलाओं का कहना है कि हालात कोरोना काल से भी ज्यादा बुरे दिख रहे हैं। मणिपुर मामले में कांग्रेस बीजेपी की घेराबंदी में जुटी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, मणिपुर 49 दिनों से अशांत है। मंगलवार को 50वें दिन प्रधानमंत्री इस संकट के बारे में एक भी शब्द बोले बिना विदेश रवाना हो जाएंगे। सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों बेघर हो गए, कई गिरजाघरों और पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया गया। राज्य का प्रशासन खुद समस्या का हिस्सा है, समाधान नहीं है। अब शांति का फैलाव मिजोरम तक हो गया है। वेणुगोपाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से मणिपुर के नेता प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। लापरवाही के हर गुजरते दिन के साथ ये विश्वास पक्का होता जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस विवाद के समाधान में नहीं, बल्कि इसे लंबा खींचने में दिलचस्पी रखते हैं। मणिपुर के हालात पीएम मोदी के लिए भी चुनौती बन गए हैं, तो तेलंगाना में कांग्रेस सीएम केसीआर के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। तेलंगाना में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है, तो वहीं सत्ता पर काबिज बीआरएस से कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। राज्य में कांग्रेस की मजबूती ने सीएम केसीआर की चिंता बढ़ा दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस में विलय की चर्चा के बीच वाईएसआर टीपी नेता शर्मिला ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और देश के लोगों के लिए समर्पित उनके प्रयासों में सफलता की कामना की। शर्मिला ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप अपनी दृढ़ता और धैर्य से लोगों को प्रेरित करते रहें और अपने सच्चे प्रयासों से उनकी सेवा करते रहें। आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और सफलता की कामना करती हूं। शर्मिला के इस ट्वीट के साथ ये भी संदेश दिए गए हैं कि वो अपनी पार्टी का जल्द ही कांग्रेस में विलय करने वाली हैं। इसको लेकर शर्मिला और कांग्रेस नेताओं के बीच बातचीत भी चल रही थी। खबरों की माने तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी वाईएसआर टीपी नेता शर्मिला विलय के लिए तैयार है। इसके बदले में कांग्रेस उन्हें और उनके कुछ करीबी समर्थकों को तेलंगाना विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट देगी। आंध्र प्रदेश के मुखिया वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि वो खम्मम जिले के प्लेयर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। वाईएसआर टीपी के कुछ दूसरे नेताओं को भी कांग्रेस का टिकट मिलने की संभावना है। तो वहीं विलय की खबरों को उस वक्त बल मिला जब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और शर्मिला के बीच मुलाकात हुई थी।
दोनों के बीच ये मुलाकात 29 मई को बेंगलुरु में हुई थी। इस दौरान शर्मिला ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में शिव कुमार की भूमिका की तारीफ भी की थी। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार तेलंगाना में कांग्रेस को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। शिव कुमार के दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी और उनके परिवार के साथ गहरे रिश्ते रहे हैं। शर्मिला वाईएसआर की विरासत पर भरोसा करती हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के नेता उनके साथ हाथ मिलाने से राज्य में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, तो वहीं राज्य की दूसरी विपक्षी पार्टी बीजेपी को इससे बड़ा झटका लगा है। केसीआर अपनी सत्ता बचाने में जुटे हैं तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज भी अपनी सत्ता बचाने की जुगत लगा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के 5G प्लान से बीजेपी परेशान नजर आ रही है। बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि चुनावी साल में वो कैसे कांग्रेस की बढ़ती ताकत पर लगाम लगाए। बीजेपी को हराने का फार्मूला कांग्रेस को मिल गया है, जिस फार्मूले से कांग्रेस ने हिमाचल जीता और फिर कर्नाटक बीजेपी से छीना, और वही फार्मूला कांग्रेस मध्य प्रदेश में आजमा रही है। कांग्रेस एमपी में भी 5G प्लान लेकर आई है, जिसने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। बीजेपी को कांग्रेस के 5G प्लान का तोड़ नहीं मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी 5 गारंटियां जनता को दे रही है, और इसका ऐलान 12 जून को जबलपुर में प्रियंका गांधी के दौरे के साथ हो गया। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि हम सिर्फ गारंटियां ही नहीं दे रहे हैं, सत्ता मिलने पर उन गारंटियों को पूरा भी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में गारंटियां पूरी की गई। कर्नाटक में जो गारंटी दी है उसे सरकार बनने के 1 महीने में ही पूरा करना शुरू कर दिया, जिस कारण से पूरे देश में संदेश जा रहा है कि कांग्रेस जो गारंटी देती है उसे पूरा करती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को भी गिनाया जा रहा है, जहां कांग्रेस की सरकार है और 2018 में कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया गया है। कांग्रेस के इस प्लान का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे वो परेशान दिखाई दे रही है, और रही सही कसर बीजेपी की गुटबाजी ने पूरी कर दी है। 2018 के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को आपसी गुटबाजी के चलते कई सीटें गंवानी पड़ी थी, और इस बार तो सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। पहली बार बीजेपी के नेता पार्टी की नीतियों को लेकर खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेता बगावत कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, और दावा किया जा रहा है कि चुनावों तक कई विधायक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये बगावत रोकना राज्य के सीएम शिवराज के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जलवा बरकरार है तो राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत का जलवा दिखाई दे रहा है। राज्य में इस साल के आखिर में चुनाव हैं, हालांकि चुनावी घोषणा से पहले ही राज्य में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी काम कम और पब्लिसिटी ज्यादा करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान किसान महोत्सव के समापन समारोह में बीजेपी की कार्यशैली पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कम और प्रचार ज्यादा करते हैं। मार्केटिंग में तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। हमारी कांग्रेस की सरकार काम ज्यादा और प्रचार कम करती है। पीएम किसान के खाते में 4 महीने में 2-2 हजार भेजते हैं, मतलब 1 साल में 6,000 रुपए देकर वाहवाही लूट रहे हैं। अब इसके लिए कई दिन तक बड़े बड़े विज्ञापन आएंगे। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि हम गौशाला में अनुदान दे रहे हैं, लंपी रोग में पशुपालकों की मदद कर रहे हैं, लेकिन गाय के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हमें गाय के नाम पर वोट दो, ये हमारा धर्म कहता है, हमारा कर्म कहता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने 2 दिन में अपना वादा निभाते हुए किसानों का 14,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। इसके अलावा पिछली सरकार का भी किसानों को 6,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। लेकिन जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज का मामला है, हमने इसे लेकर कई बार मोदी सरकार को खत लिखा। हमने यहां तक कहा कि आप बैंकों से सेटलमेंट कर लें, किसानों के हिस्से की राशि राज्य सरकार को दे देंगे, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ये लोग उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों का 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ नहीं करना चाहते हैं। अब लगता है कि राजस्थान में तेज गर्मी के साथ साथ चुनावी माहौल भी गर्म हो चुका है। विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार मौन बैठी है। राजस्थान में गहलोत के कामों से बीजेपी बैकफुट पर है। वहीं विपक्ष की पटना में होने वाली बैठक से पहले अखिलेश यादव के बयान से बीजेपी चिंता में है। 2024 में अभी वक्त है, लेकिन सियासत के मैदान में घेराबंदी तेज हो गई है। मुख्य चुनावी लड़ाई यूपी में लड़ी जानी है और दावा किया जा रहा है कि विपक्ष का बड़ा प्रयोग यूपी में हो सकता है। केंद्र की सत्ता के लिए यूपी जीतना जरूरी माना जाता है। इस समय यूपी में सरकार बीजेपी की है। ऐसे में बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्षी एकता की सुगबुगाहट शुरू हो गई है।
23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, जिसमें सपा चीफ अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। और इस बैठक से पहले अखिलेश यादव ने यूपी में सपा बसपा गठबंधन को लेकर बड़ा संकेत दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2019 में अगर बीजेपी को कोई हरा पाया तो वो सपा बसपा के गठबंधन ने ये काम किया था। इससे पहले 1993 में बीजेपी जब यूपी में बेहद मजबूत दिखाई दे रही थी तो यूपी विधानसभा चुनाव में सपा बसपा ने मिलकर बीजेपी को हराया था। सपा नेता ने कहा कि यूपी से बीजेपी हार जाएगी, उसी दिन राजनीति से बाहर हो जाएगी। 2014 में यूपी जीतकर ही बीजेपी सत्ता में आई थी और 2024 में ही यूपी से हारकर वो सत्ता से बाहर भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 23 जून को होने वाली मीटिंग में बहुत कुछ तय होगा, नए सुझाव भी निकलकर सामने आएंगे। हमें उम्मीद है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी दल बड़े दिल से सपा के साथ आएंगे। साफ ही कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो बड़ा दिल दिखाने को तैयार है। अगर बीएसपी की ओर से गठबंधन के संकेत मिलते हैं तो सपा और बसपा का गठबंधन एक बार फिर से हो सकता है और अब इस बार इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो सकती है। यानी विपक्षी बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने की जिस रणनीति पर काम कर रहा है उसका असर यूपी में दिखाई दे सकता है। अब फैसला बीएसपी चीफ मायावती को लेना है। अखिलेश यादव के दावे में कितना दम है ये तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा दावा करके सीएम शिंदे को मुश्किल में डाल दिया है। आज एक बार फिर उद्धव और शिंदे आमने सामने हैं। शिवसेना के स्थापना दिवस पर दोनों ही बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। 19 जून को शिवसेना स्थापना दिवस मनाती है, लेकिन पिछले साल शिवसेना के स्थापना दिवस के ठीक एक दिन बाद 20 जून 2022 को पार्टी में बगावत हो गई थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 विधायक अलग हो गए, जिसके बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने आज मुंबई में पार्टी के स्थापना दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम किए। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना जहां उत्तर पश्चिम मुंबई के गोरेगांव में अपना कार्यक्रम आयोजित किया, तो वहीं उद्धव की शिवसेना मध्य मुंबई के सायन में अपना कार्यक्रम आयोजित किया। स्थापना दिवस से पहले उद्धव गुट ने वर्ली के NSCI में पार्टी का पदाधिकारी सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहले सिर्फ बीजेपी के लोग मातोश्री आते थे, लेकिन आज बीजेपी को छोड़कर हर पार्टी के लोग मातोश्री आ रही हैं। जो सुख में साथ दे वो रिश्ता होता है, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ता होता है। दिन भर चले सम्मेलन के समापन सत्र में उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी सुख का लाभ लेने वाली पार्टी है, उसे सिर्फ यही आता है, लेकिन कल को सत्ता जाने के बाद बीजेपी सड़क पर होगी तो उसके पास कोई मित्र भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं 23 जून को पटना जा रहा हूं। पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि विपक्ष एकजुट होगा क्या? इतना ही नहीं, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी महाराष्ट्र के लाखों लोगों के हस्ताक्षर के साथ 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के रूप में घोषित करने की मांग। और बुलेटिन के आखिर में बात पश्चिम बंगाल में मचे बवाल की। पश्चिम बंगाल इस वक्त चुनाव की तैयारियों में जुटा है। चुनाव 8 जुलाई को हैं और 11 जुलाई को नतीजे घोषित होंगे। चुनावों में अभी कुछ वक्त बाकी है, सिर्फ नामांकन शुरू हुआ है। लेकिन जैसा इस राज्य का इतिहास है, एक बार फिर यहां चुनावी मौसम में टकराव देखने को मिल रहा है। पंचायत चुनावों से पहले पूरे प्रदेश में टकराव की कई बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंचायत चुनावों से पहले पूरे प्रदेश में टकराव की कई खबरें आ रही है। इस बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिस पर 20 जून को सुनवाई होगी। राज्य चुनाव आयोग और ममता बनर्जी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस बवाल को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके बाद दोनों ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में लगातार जारी बवाल के बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। इसके खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वहीं राज्य चुनाव आयोग भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और जिसके बाद 11 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।